हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल कवर डुअल कंसेप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. लेट्स क्विकली लुक इनटू द कंसेप्ट डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है? बिजनेस में हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें दो अकाउंट एटलीस्ट अफेक्ट होंगे ही होंगे. दैट इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट. Under this concept, every business transaction is recorded as having dual aspect. दो aspect है. Every business transaction affect at least two accounts. So हर business transaction affect करता है at least दो account को, कम से कम दो account को करेगा. इसका मतलब क्या है? Let's take an example. मैं लैंड परचेज कर रही हूँ. लैंड की वैल्यू है 1 लाख रुपीज. ना अगर मैं 1 लाख का लैंड परचेज कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास लैंड आ रहा है और मेरे को उसको देना क्या पड़ रहा है? कैश. मेरे पास से कैश जा रहा है. तो यहाँ पर दो अकाउंट अफेक्ट हुए, एक लैंड और दूसरा कैश. लैंड मेरे पास आ रहा है, कैश मेरे पास से जा रहा है. सपोज मैंने मशीन परचेज की. सेम केस, मैंने अगर मशीन परचेज की है तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास मशीन आ रहा है और मेरे पास से क्या जाएगा? मेरे पास से कैश जाएगा. क्योंकि अगर मैं कुछ खरीद रही हूँ तो मेरे को कैश पेमेंट करना पड़ेगा. तो कोई चीज मेरे पास आएगी तो कुछ मेरे से जाएगा भी. समथिंग विल कम इन होगा तो कुछ आउट भी होगा. नाउ सपोज अगर मैंने कैश नहीं दिया तो क्या होगा? सपोज मैंने मशीन परचेज की और मैंने कैश नहीं दिया. मैंने बोला अभी पेमेंट नहीं करूंगी, 15 दिन के बाद पेमेंट करूंगी. और मशीन की वैल्यू है 50,000. अगर मैंने मशीन खरीदा है 50,000 का और मैंने अभी पेमेंट नहीं किया तो मशीन तो मेरे पास आ गया. तो पार्टी का नाम आ जाएगा जिसको मेरे को फ्यूचर में पेमेंट करना है 50,000 का. तो मेरे पास मशीन के संग एक पार्टी का नाम आ जाएगा कि मेरे को इस पार्टी को फ्यूचर में 50,000 पेमेंट करना है. नाउ आफ्टर 15 डेज मैं इस पार्टी को जब पेमेंट करूंगी तो मेरे पास से कैश आउटफ्लो होगा. तो मेरे पास से कैश जाएगा और पार्टी का नाम रिमूव हो जाएगा. तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? हमारा यहाँ पर अगेन टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड. नाउ ऐसा नहीं है कि केवल दो ही अकाउंट अफेक्ट होंगे, कम से कम दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, तीन भी हो सकते हैं. तीन कैसे होते हैं? लेट्स टेक द सेम एग्जांपल. मशीन मैंने 50,000 का खरीदा. मैंने कैश पेमेंट कर दिया है 15,000 यहाँ पर. और 35,000 मैंने बोल दिया कि पार्टी को मैं 15 दिन के बाद पे करती हूँ. तो मेरा कैश चला गया 15,000, मशीन आ गई 50,000 की और पार्टी का अकाउंट हो गया 35,000 से. सो तीन अकाउंट अफेक्ट हो गए. फ्यूचर में मैं पार्टी को कैश पेमेंट करूंगी तब मेरा दो अकाउंट अफेक्ट होगा. तो समटाइम्स तीन अकाउंट अफेक्ट होते हैं, समटाइम्स टू अकाउंट अफेक्ट होते हैं. मिनिमम दो होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है मेरे को हर कोई का अकाउंट अपने बुक्स में खोलना पड़ेगा. सो दैट आई विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी. अब आपको लगे एक ही एंट्री किया है, पेमेंट करना है 35,000 का, 15 दिन के बाद पेमेंट कर देंगे ना डायरेक्टली. इसके लिए क्यों अकाउंट खोलेंगे? क्यों मगजमारी करने का है? आज मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं. मैं कैसे याद रखूंगी कि किसको देना है, किससे लेना है, कब ये काम करना है? इतना याद नहीं रहता है. इसके लिए मेरे को सारे ट्रांजेक्शन अपने बुक्स में रिकॉर्ड करने होंगे. अगर मैं किसी को सैलरी पे कर रही हूँ, मैं किसको सैलरी पे करूंगी? एम्प्लॉय को सैलरी पे करूंगी. मेरे पास एम्प्लॉय ने काम किया है, उसने मेरे को सर्विस प्रोवाइड की है, तो मैं उसको सैलरी पे कर रही हूँ. सैलरी क्या है? मेरा एक्सपेंस है, मेरा खर्चा है. तो सैलरी अकाउंट अफेक्ट होगा और मैं उसको क्या दूंगी? कैश दूंगी. तो अगेन मेरे दो अकाउंट अफेक्ट हुए, सैलरी और कैश अकाउंट. दस एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट तो अफेक्ट होंगे ही होंगे. और इसी कारण से डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट आया है जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. मतलब एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा. और इसी के को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन भी है. इसी के कारण मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन भी हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशन भी है जो हम बाद में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में. पूरा एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन पे. अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है कि एसेट्स इक्वल टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज प्लस कैपिटल अकाउंट.
इस पे हमारा फुल डिटेल में एक चैप्टर है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप लिख लो, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी करेंगे क्योंकि एग्जाम में आते हैं। Now let's move to the next concept called revenue recognition concept or realization concept. ये accrual concept से मिलता जुलता है। Let's read the definition. As per this concept, revenue is recognized when the title or the ownership of the goods has been transferred. Revenue should be recognized when the title or ownership of the good has been transferred to the purchaser and he become a legally liable to pay the amount. Example to understand this कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या बोलना चाहता है। सपोज मेरा अकाउंटिंग पीरियड है 1/4/2021 टू 31/3/2022। ठीक है, मैं मार्च का महीना चल रहा है, मेरा पेन का दुकान है, मैं पेन बेचती हूँ और आज लेट्स सपोज 29 मार्च है। 29 मार्च है, मेरे पास मैंने एक कस्टमर को कहा कि भाई मेरे पेन ले लो, एक बार यूज करके तो देखो कैसे हैं क्या है। मैं इंसिस्ट कर रही थी एक पर्सन को, एक कस्टमर को कि भाई तू मेरे पेन ले ही ले। परेशान कर दिया मैंने उसको कि एक बार देखो, लेकर यूज करके देखो, तुमको बहुत पसंद आएगा। अगर तुमको पसंद नहीं आए तो तुम मुझको वापस कर देना, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट एक बार यूज करके तो देखो। तो मेरे बहुत बार बोलने पर, इंसिस्ट करने पर उसने बोला ठीक है, एक बॉक्स मेरे को पेन का भेज देना। तो मैंने उसे 1000 पेन का एक बॉक्स भेज दिया एंड पेन की वैल्यू है ₹20, विच मीन्स मैंने उसको 20,000 का पेन भेज दिया। उसने मुझे बोला कि भाई मैं तेरे पेन तो ले रहा हूं, लेकिन मैं इस पेन को पहले यूज करूंगा, देखूंगा और अगर मुझको पसंद आएगा तो मैं 1 सप्ताह के बाद तुझे कंफर्म करूंगा। मतलब मैं ये पेन रखूंगा या नहीं रखूंगा, कंफर्म करूंगा आफ्टर 1 वीक। मैंने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, आराम से अच्छे से यूज करना, देखना पसंद आए तो रख लेना, अगर नहीं पसंद आए तो वापस दे देना। ये मैंने उस कस्टमर से अग्री कर लिया। नाउ 31 मार्च आ गया। जब मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स बनाऊंगी, रिपोर्ट कार्ड बनाऊंगी, तो मैं क्या रिकॉर्ड कर लूंगी कि मैंने 20,000 का पेन एक्स को, इस कस्टमर को बेचा है। नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं इसको सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकती अपने बुक्स में, क्योंकि कस्टमर ने तो कंफर्म ही नहीं किया है कि वो मेरा पेन खरीद रहा है। मेरा उसका अग्रीमेंट हुआ है कि वो पेन को भी 1 सप्ताह यूज करेगा, देखेगा, क्वालिटी चेक करेगा, उसको पसंद आएगा, उसके बाद वो मुझे कंफर्म करेगा कि हाँ मैंने वो परचेज कर लिया है। ये भी हो सकता है कि 1 सप्ताह के बाद उसको मेरा पेन का क्वालिटी पसंद नहीं आए और वो मुझे आकर पूरे के पूरे पेन वापस कर दे। तो जब मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करूंगी 31 मार्च के दिन, उस दिन मैं इसको अपना सेल्स नहीं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट को मैंने, जिसको मैंने माल बेचा है, उसको ओनरशिप तो मैंने ट्रांसफर ही नहीं की है। जो मैंने अभी ये माल बेचा है 20,000 का, जो मैंने पेन बेचा है, इसको ओनरशिप मैंने ट्रांसफर ही नहीं की है। तो यहाँ पर ये सेल्स नहीं है मेरे लिए, मैं इसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। नाउ लेट्स टेक अनदर सिनेरियो। ऑन द सेम डे मेरे पास और एक कस्टमर आया। वो पेन देख रहा था, उसको कोई पेन पसंद आ गया, उसको 2000 का उसने मेरे से पेन खरीद लिया और वो पेन की वैल्यू थी ₹15। उसने सेम डे आया एक दूसरा कस्टमर, 2000 पेन उसने मेरे से लिए, ₹15 वाले वैल्यू के पेन थे, 30,000 का उसने मेरे से पेन खरीदा और उसने मुझे बोला कि मेरे को ये पेन पसंद आ रहे हैं, मैं 2000 पेन लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं आपको पैसे 1 सप्ताह के बाद दूंगा।
मैं उसको जानती थी, तो मैंने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, पेन पसंद आया है ना, ले जाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे को पेमेंट ना 1 वीक के बाद दे देना, पेमेंट कर देना आफ्टर 1 वीक। मैं अग्री कर गई उसके साथ कि वो मेरे को पेमेंट करेगा 1 सप्ताह के बाद। नाउ यहाँ पर अब 31 मार्च को मैं खड़ी हूँ। मेरे पास दो तरह के कस्टमर थे। एक कस्टमर था जिसने बोला मैं 1 वीक के बाद कंफर्म करूंगा भाई कि मैं तुम्हारा माल रख रहा हूँ या नहीं रख रहा हूँ। दूसरा कस्टमर है, उसने 2000 पेन लिए हैं, उसने पेमेंट नहीं किया है, पर उसने बोला है कि भाई मैं तुम्हारे पेन लेता हूँ, तुम्हारे पेन ले लेता हूँ, बट मैं पेमेंट तुमको 1 वीक के बाद करूंगा। इसका मतलब यहाँ पर इन दिस सिचुएशन कस्टमर ने अग्री कर लिया है। गुड्स की जो ओनरशिप है ना वो परचेजर को ट्रांसफर हो गई है। यहाँ पर ओनरशिप गुड्स की परचेजर को ट्रांसफर हो गई है। उसने गुड्स अप्रूव कर दिया है। ही इज लीगली लायबल टू मेक अ पेमेंट टू मी। ये मेरा लीगली रिस्पॉन्सिबल है टू मेक अ पेमेंट टू मी। मैं इसको अपने बुक्स में सेल रिकॉर्ड करूंगी, डजंट मैटर वो पेमेंट मेरे को 1 वीक के बाद करेगा। हमने अप्रूवल कंसेप्ट में पढ़ा है, transaction should be recorded when it is entered irrespective of when we are doing the settlement। पैसे दे या नहीं दे, बाद में देता है 2 महीने 4 महीने के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपना माल बेच दिया है, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। मैं इसको अपने बुक्स में पीएनएल में रिकॉर्ड कर लूंगी 30,000, ये मेरे पीएनएल में से प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स चला जाएगा। पेमेंट मुझे वो 1 वीक के बाद करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन है जो मैंने इस कंडीशन पर बेची है कि वो क्वालिटी चेक करके 1 वीक के बाद मुझे कंफर्म करेगा कि वो ये गुड्स रखेगा या नहीं रखेगा। मैं ये 20,000 रुपये अपने बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकती, क्योंकि ये मेरी सेल नहीं हुई अभी। ये मेरी सेल तब होगी जब वो मुझको कंफर्म करेगा 1 सप्ताह के बाद कि हाँ मेरे को तुम्हारा माल पसंद आ गया है, मैं इसको रख ले रहा हूँ। नाउ देन मैं इसको अपने बुक्स में सेल्स में रिकॉर्ड करूंगी। यहाँ पर टाइटल और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। इस केस में टाइटल और ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है। तो फर्स्ट केस में सेल्स रिकॉर्ड नहीं होगा, सेकेंड केस में सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगा बुक्स में व्हेन आई एम क्लोजिंग माय बुक्स एज ऑन 31 मार्च हुआ। तो इसी को रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलते हैं। आप देखोगे ये अप्रूवल कंसेप्ट से मिलता जुलता है। Let's quickly look into the matching concept. So matching concept हुआ, accrual concept, realization concept, revenue realization, revenue recognition concept, ये सब ना एक जैसे ही मेथड है, सब मिलते जुलते कंसेप्ट है। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोल रहा है? ये इसका बोलना है कि सपोज करो कि मेरा पेन का बिजनेस है, मैं पेन बेचता हूँ और मेरे पेन की सेलिंग प्राइस है 25 रुपीज। मैचिंग कंसेप्ट का बोलना है कि अगर मेरे पेन की सेलिंग प्राइस है 25 रुपीज और मेरे को इस पेन को प्रोड्यूस करने में लगता है 15 रुपए, सपोज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 रुपीज है, तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो गया? 10 रुपए। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि अगर आप एक पेन बेच रहे हो जिसकी सेलिंग प्राइस 25 रुपए है, तो इस एक पेन को बनाने में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, जो आपका कॉस्ट लग रहा है इस पेन को प्रोड्यूस करने में, वो आपको माइनस करना है जिस पीरियड में मैंने वो पेन बेचा है। मतलब सपोज मेरा पेन बेचने का बिजनेस है, एक पेन में 25 रुपए में मैन्युफैक्चर करती हूँ और उसको बनाने का मेरा खर्चा है 15 रुपया, तो मैं उसको उसी साल माइनस करूंगी जिस साल मैं वो पेन मार्केट में अपने कस्टमर को बेच रही हूँ। मैचिंग कंसेप्ट डेफिनेशन क्या बोल रहा है? फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन, अगर मेरे को अपने बिजनेस ऑपरेशन का प्रॉफिट डिटरमाइन करना है, ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू, जितना भी कॉस्ट मेरा इनकर हो रहा है परटेनिंग टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू, वो उसी साल उसी पीरियड में मेरे रेवेन्यू के अगेंस्ट में सारे कॉस्ट रिकॉर्ड होने चाहिए। लेट्स सपोज मैंने पूरे साल में 1000 पेन बेचे हैं, 1000 पेन मैंने सोल्ड किए हैं एट द रेट ऑफ 25, मतलब 25,000 का मैंने पेन पूरे साल में बेचा है।
और एक पेन बनाने का मेरा कॉस्ट है 15 रुपीज। तो मेरे को 100 पेन मैंने अगर पूरे साल में बेचे हैं, सॉरी 1000 पेन अगर मैंने पूरे साल में बेचे हैं, तो मैं 1000 पेन का कॉस्ट यहाँ पर एट द रेट ऑफ 15 15,000 रुपए माइनस करूंगी और बोलूंगी कि 10,000 जो है वो मेरा प्रॉफिट है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं यहाँ पर 800 पेन का ही कॉस्ट माइनस करूं। नहीं, वो गलत हो जाएगा। मेरे को ध्यान रखना है, मेरे को इंश्योर करना है कि मैंने जितना सामान बेचा है, जिस क्वांटिटी में मैंने सामान बेचा है, सेम क्वांटिटी का कॉस्ट मेरा सेम पीरियड में माइनस होना चाहिए। अगर मैं यहाँ केवल 800 का पेन का कॉस्ट लिखकर यहाँ पर 800 का पेन का कॉस्ट 12,000 रुपया दिखाती हूँ, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने 1000 पेन बेचे हैं और मैं 800 का कॉस्ट दिखा रही हूँ। मैचिंग कंसेप्ट बोल रहा है अगर 1000 पेन बेचे हैं तो 1000 पेन का ही कॉस्ट मेरा माइनस होना चाहिए उस साल के प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए। और आपको एक बात और याद रखना है, जब मैंने ये 1000 पेन का अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, तो मेरे को इससे मतलब नहीं है कि मेरे को इस पेन को बेचकर कस्टमर से पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। रिमेंबर अक्रूवल कंसेप्ट। ट्रांजेक्शन मेरे को बुक्स में रिकॉर्ड करनी है जब हम ट्रांजेक्शन में एंटर करते हैं, नॉट व्हेन सेटलमेंट इज डन। तो यहाँ पर मैंने पेन बेच दिया है, वो मेरा रेवेन्यू है, उसके अगेंस्ट का कॉस्ट मेरा माइनस हो जाएगा, इरेस्पेक्टिव मेरे को सामान बेचकर पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। सेकेंडली, ये भी हो सकता है मेरे को अभी तक मैंने भी क्रेडिटर को पेमेंट नहीं किया है, जो मैंने रॉ मटेरियल सुधार में खरीदे हैं उसका भी पेमेंट अभी बाकी है। डजंट मैटर, बाकी है कोई बात नहीं, आप पेमेंट बाद में कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है हमें पेन हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना है जब हम ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं, सिमिलरली कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर लेना है। पेमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हम पेमेंट यहाँ पर मेरे लिए इररिलेवेंट है। हम जितना पेन बेचे हैं उसका रेवेन्यू और कॉस्ट हमको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। सो मैचिंग कंसेप्ट क्या बोल रहा है, आपको अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालना है, तो जितने भी कॉस्ट इनकर हुए हैं उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड मेरे को वो सारे माइनस करने होंगे, और उसको माइनस करके जो आएगा वही मेरा प्रॉफिट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ माइनस कर रही हूँ, कुछ माइनस करना मैं भूल गई हूँ। नहीं, हमें ध्यान रखना है कि मैंने जितना माल बेचा है, जितने क्वांटिटी में मैंने अपना प्रोडक्ट बेचा है, उसके अगेंस्ट के सारे कॉस्ट मैं उस पर्टिकुलर पीरियड के माइनस कर दूं फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट। नाउ, एक बात इसमें और याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर पेन 1000 पेन बनाया, सॉरी 1000 पेन बेचा, उसका रेवेन्यू लिया, और 1000 पेन का मैंने कॉस्ट लिया और वो भी हम मैंने लेस कर दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्सपेंस जो यहाँ पर मेरे 15 रुपए में एक्सपेंस, ये जो 15 रुपया मेरा एक्सपेंस है, इसमें मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, ऑल दिस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन दिस 15 रुपीज। तो मेरा यहाँ पर जो है, ये एक्सपेंस जो मेरा 15 रुपया पर प्रोडक्ट का निकला है, ये मेरा डायरेक्टली रिलेट करता है मेरे रेवेन्यू से, कि अगर मैं 25 रुपए का पेन बेचती हूँ तो डायरेक्ट कॉस्ट मेरा 15 रुपया है, जो मेरा पेन को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट आता है। बट इट मे हैपन कि मेरे बिजनेस का कुछ ऐसा एक्सपेंसेस भी है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करता है, जो मेरे को मंथली इनकर करना पड़ता है, विच आर लाइक अ फिक्स कॉस्ट। ऐसे कौन से कॉस्ट हो सकते हैं? सपोज करो रेंट कॉस्ट, जो मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 15 रुपए में नहीं डाले हैं, ये मैं हर महीने पेमेंट अलग से करती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफिस का मेरे, ये भी मैंने नहीं डाला है। तो ये मेरा जो एक्सपेंस है, ये मैं अक्रूवल कंसेप्ट का मेथड लगाकर अप्लाई करके अपने बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि रेंट हुआ, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी हुआ, मे बी ऑफिस एम्प्लॉय का सैलरी हुआ, जो मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं है इंक्लूडेड। तो ये सारे खर्चे मैं अक्रूवल कंसेप्ट लगाकर अपने प्रॉफिट
अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करूंगी। तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर हम मैचिंग कंसेप्ट तो अप्लाई कर रहे हैं, पर पीरियोडिसिटी कंसेप्ट भी अप्लाई करना होगा। इस पीरियड का जो भी खर्चा है वो भी मेरे को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है। नाउ लेट्स लुक इनटू वन एग्जांपल। सपोज जो बिजनेस है, लेट्स टेक पेन का ही बिजनेस है, ठीक है। आप 1000 पेन है जो आपने सोल्ड किए एट द रेट ऑफ 25। आपने परचेज किया, लेट्स अज्यूम 1200 पेन एट द रेट रुपीज 20, एट द रेट रुपीज 15, ठीक है। एंड उसके अलावा अब आपका ऑफिस का रेंट है 3000 रुपीज पर मंथ, एंड यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया पेड ओनली फॉर 11 मंथ्स, मतलब आपने 11 महीने का पेमेंट किया है। ये आपका पेन का बिजनेस है। अकाउंटिंग पीरियड, आपका अकाउंटिंग पीरियड है, लेट्स अज्यूम 1/1/2021 टू 31/12/2021। अब आप बोलोगे कि ये अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से 31 दिसंबर क्यों है? इंडिया का अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। पर मैंने आपको ये भी बताया है कि 99.9% कंपनी का होता है, 0.1% कंपनी डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड फॉलो कर सकती है। तो यहाँ पर वो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो कर रही है। तो ये जो पेन का बिजनेस है, लेट्स टेक एक्स लिमिटेड, ये फॉलो कर रहा है यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2021 का। इसने क्या किया? 1000 पेन बेचे हैं, 1200 पेन इसने परचेज किया। ऑफिस का रेंट इसका 3000 रुपये पर मंथ, जिसमें उसने पेड किया है केवल 11 मंथ्स का। नाउ आप बताओ यहाँ पर कि उसका क्या प्रॉफिट होगा। और सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपके कौन कौन से कंसेप्ट लगेंगे? यहाँ पर अक्रूवल कंसेप्ट लगेगा, मैचिंग कंसेप्ट लगेगा, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट भी लगेगा। तो लेट्स लुक इनटू इट। आपने सेल किया तो आप बोलोगे मेरा सेल्स हुआ है 1000 पेन है 25 रुपये का में, तो 25,000 मेरा सेल है। परचेज में मतलब कॉस्ट ऑफ गुड, अगर 1000 यूनिट आपने बेचा है उससे रिलेटेड कितना कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंसेप्ट मैं बाद में बताऊंगी। इसका मीन्स इसका मतलब होता है कि मैंने जो मेरा सेल हुआ है उसके अगेंस्ट कॉस्ट कितना है। मैंने 1000 पेन बेचा है 25 रुपए का, तो मैं कॉस्ट कितना माइनस करूंगी? 1000 × 15 हजार। मेरा ऑफिस रेंट है 3000 रुपये पर महीना, पर मंथ। मैंने 11 महीना पे किया है, डजेंट मैटर। जो मैंने पे किया है वो इररिलेवेंट है। मैं बुक्स कब का बना रही हूँ? 12 महीने का बना रही हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी? ऑफिस रेंट मेरा क्या जाएगा? 12 थ्री जा 36,000। तो मेरा यहाँ 36, 46, 51 एंड यहाँ पर मेरा 26,000 का लॉस आ गया। तो मैंने यहाँ पर पीरियोडिसिटी कंसेप्ट लगाया, अक्रूवल कंसेप्ट लगाया, मैचिंग कंसेप्ट लगाया है। तो हमने क्या देखा? मैचिंग कंसेप्ट हुआ, अक्रूवल कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ऑलमोस्ट सब सेम है, मिलते जुलते हैं, सेम तरीके से फॉलो भी होते हैं। Move to the last concept called objectivity concept. What is objectivity concept? Let's look into the definition. Objectivity concept. As per this concept, accounting transactions should be recorded in objective manner, free from personal bias of management or an accountant who prepare the account.
That is, each transaction should be supported by verified documents. मतलब आप अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन बना रहे हो उसके अगेंस्ट कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए आपके पास। अगर मैं मशीन परचेज कर रही हूँ और उस मशीन की वैल्यू मैंने 1 लाख पेमेंट की है, तो मशीन परचेज का बिल मेरे पास होगा, विच प्रूफ कि वो मशीन 1 लाख की है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे विदाउट एनी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन वी शुड हैव अ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ करेगा कि ट्रांजैक्शन लीगल है और मेरे पास वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। Thus, we need to have bill for all the transaction wherever practically possible। वेयर एवर प्रैक्टिकली पॉसिबल मतलब कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर मेरे पास बिल्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, मैं ऑटो से ट्रैवल करके जा रही हूँ, मेरा ऑफिस है, मेरे दो जगह ऑफिस है। अब मैं एक ऑफिस लोकेशन से दूसरे ऑफिस लोकेशन जा रही हूँ प्रोडक्शन चेक करने के लिए या किसी क्लाइंट से मिलने के लिए। मैंने ऑटो ले लिया और मैं ऑटो से जा रही हूँ, तब ऑटो का बिल नहीं होगा, बट इट्स ओके, ऑटो का बिल नहीं होगा। लेकिन मैं जो भी मेनली ट्रांजैक्शंस कर रही हूँ, जहाँ-जहाँ पर पॉसिबल है, वहाँ-वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर मनी स्पेंड कर रहे हैं जो अमाउंट, वो भी मैटर करता है। अब मैं अगर एक ऑफिस से दूसरे जगह जाऊँगी ऑटो से तो कितना खर्चा आएगा? चलो ₹400 ₹500, सो द अमाउंट इज़ स्मॉल। वहीं अगर मैंने कोई मशीन खरीदी है, वो 1 लाख रुपए की है, तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैंने 1 लाख की चीज़ बिना बिल के खरीद ली, बिना इनवॉइस कॉपी के खरीद ली। तो हमारा किस अमाउंट के लिए मेरे पास बिल है, किस अमाउंट के लिए मेरे पास बिल नहीं है, वो भी मैटर करता है। छोटे-मोटे खर्चे के लिए अगर बिल्स नहीं है चलेगा, लेकिन जो भी मेरा मेजर एक्सपेंसेस हो रहा है, उसके लिए बिल होना चाहिए। मैं पेन मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए इंक चाहिए, तो मेरे को इंक परचेज़ करने के लिए मैं मार्केट में गई, सप्लायर को ढूँढा, उसको बोला भाई 50,000 की इंक दे दो। उसने दे दिया, तो डेफ़िनेटली वो उसका इनवॉइस कॉपी आएगा मेरे पास कि भाई मैंने आपको 50,000 की इंक बेचा है, तब मैं उसके अगेंस्ट में उसको पेमेंट करूँगी। तो जहाँ-जहाँ पर पॉसिबल है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। 10, अगर मैं मशीनरी परचेस कर रही हूँ, 5 लाख का मैंने मशीन परचेस किया है, मार्केट वैल्यू 7 लाख है, लेकिन मैं अपने बुक्स में कितने में रिकॉर्ड करूंगी? 5 लाख में रिकॉर्ड करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने पेमेंट किया है 5 लाख का। मार्केट वैल्यू से मेरे को कोई मतलब नहीं है। रिमेंबर द कॉस्ट कंसेप्ट। एसेट की वैल्यू वही रिकॉर्ड करनी है जितने में मैंने एक्वायर किया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू। तो मैंने 5 लाख का मशीन एक्वायर किया है, मैं उसको 5 लाख में ही रिकॉर्ड करूंगी, डजेंट मैटर वो 7 लाख का है। मैं वो इनवॉइस कॉपी अटैच करूंगी ट्रांजेक्शन के साथ कि भाई ये रहा इनवॉइस कॉपी, विच इज शोकेसिंग, विच इज हाईलाइटिंग, विच इज अ प्रूफ दैट मैंने 5 लाख उस मशीन का पेमेंट किया है। अब अगर दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर मैं अपने एम्प्लॉय को 6 लाख की सैलरी में हायर किया है, उसको पूरे साल में मैं 6 लाख की सैलरी दे रही हूँ, तो कोई तो डॉक्यूमेंट साइन किया होगा ना। देयर शुड बी सम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, जहाँ पर ये लिखा हुआ होगा कि एज ए कंपनी मेरे को 6 लाख रुपए अपने एम्प्लॉय को सैलरी के रूप में देना है। तो जो मैं उसको पूरे साल में पेमेंट करूंगी, वो मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट से बैक वेरी अटैच होगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया अपने एम्प्लॉय के साथ। इस कॉन्ट्रैक्ट के एवज में मैं अपने एम्प्लॉय को पूरे साल में 6 लाख रुपए सैलरी दिए हैं। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती हूँ, तो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से बिल आता है कि भाई ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसको पेमेंट करना है। तो जब मैं पेमेंट करूंगी तो वो बिल को अटैच कर दूंगी। इससे क्या होगा? साल खत्म होने के बाद ऑडिटर्स आएंगे ऑडिट करने के लिए, तो वो हर इनवॉइस कॉपी,
हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट के लिए बिल मांगेंगे, बोलेंगे अच्छा आपने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, इसका इनवॉइस कॉपी दिखाइए, इसका बिल दिखाइए। तो मेरे पास जो भी ट्रांजैक्शंस है, मैं जो भी ट्रांजैक्शंस अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई इट शुड बी गेट वेरीफाइड विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। मैं ऐसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन अपने बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करूंगी। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट? Accounting transactions should be recorded in objective manner, free from personal bias of management. फ्री फ्रॉम पर्सनल बायोस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट की मर्जी चल रही है, मैनेजमेंट का मन कर रहा है, मैनेजमेंट उसको पेमेंट कर रहा है, कोई इनवॉइस कॉपी नहीं है, बिल नहीं है, बस ऐसे ही पेमेंट हो रहा है, नहीं, और ऐसे ही पैसे आ रहे हैं, नहीं। Every transaction should be supported by a verified document. So, in ऑब्जेक्टिव मैनर, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की मर्जी नहीं चलेगी, और एन अकाउंटेंट हु प्रिपेयर द अकाउंट, और अकाउंटेंट की भी मर्जी नहीं चलेगी कि मैं एज एन अकाउंटेंट की मेरा जो मर्जी करे मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूं, कोई मतलब नहीं है, नहीं। ऑल द each transaction should be supported by verified document. हर ट्रांजैक्शन जो बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है, उसके अगेंस्ट में एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, विच वैलिडेट कि जो मैं बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ वो 100% जेन्युइन है, लीगल है उसमें। दिस इज द समरी ऑफ ऑल द अकाउंटिंग अजम्पशन जो हमने पढ़ा है। तो मैंने आपको क्या बताया? एक होता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, जो हर कंपनी, हर बिजनेस को फॉलो करना होता है। दीज आर कंपल्सरी टू फॉलो, नो एक्सेप्शन टू दिस। अदर अकाउंटिंग अजम्पशन जो कंपल्सरी नहीं है फॉलो करना, बट अगर फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा है, वैसे हर कंपनी फॉलो करती है। फंडामेंटल का मतलब, फंडामेंटल का मतलब है इम्प्लाइड टू फॉलो। डजन मैटर आप अपने परफॉर्मेंस कार्ड में लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, कोई मतलब नहीं है, आपके इम्प्लाइड है। फंडामेंटल का मतलब ये हो गया कि इम्प्लाइड है, आपको फॉलो करना ही है। कौन कौन से हमारे फंडामेंटल अजम्पशन? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी अजम्पशन, एक रूल अगर फॉलो कर लिया है तो हमेशा वही रूल फॉलो करेंगे। यस, देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, अगर लॉ ने बोल दिया है तो चेंज कर सकते हैं। कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुआ है तो उसको कंप्लाइंट कर सकते हैं। और या मेरे को लगता है कि मैं अगर दूसरा मेथड फॉलो करूं तो मेरा फिनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखेगा, एक्यूरेट दिखेगा। थर्ड है मेरा अक्रूवल अजम्पशन, हम ट्रांजेक्शन्स जो है रिकॉर्ड करेंगे ऑन ड्यू बेसिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। पेमेंट हम कब कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, फ्यूचर में कभी भी करें, उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रांजेक्शन मैंने एंटर किया है, मैं उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगी। फिर आ गया अदर अकाउंटिंग अजम्पशन, कि अदर अकाउंटिंग अजम्पशन क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस और उसका एंटिटी दोनों सेपरेट है, हम दोनों को मिलाएंगे नहीं। बिजनेस एंड बिजनेस का ओनर आर सेपरेट एंटिटी, डिफरेंट एंटिटी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जो भी हम बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं शुड बी मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। हम जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं उस कंट्री के करेंसी में ही हमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है। इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो आईएनआर करेंसी हमें यूज करनी है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोलता है कि मेरा पूरे अकाउंटिंग पीरियड को 12 मंथ्स में डिवाइड करेंगे और हम 12 मंथ्स में अपना परफॉर्मेंस इवेलुएट करेंगे और देखेंगे हम कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या मेरा प्लस माइनस है। कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे वो हम अकॉर्डिंग टू द पेमेंट बेसिस पे करेंगे। मार्केट वैल्यू मेरे लिए इररिलेवेंट है, हम कितना पेमेंट कर रहे हैं वो मैटर करता है और उसी में रिकॉर्ड करेंगे। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलता है कि ट्रांजैक्शन के दो साइड होते हैं, हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड्स अफेक्ट होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है हम रेवेन्यू तभी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे जब ओनरशिप जो है गुड्स की ट्रांसफर हो जाती है परचेजर को।
मटेरियल मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि अगर हम 100 रुपए का पेन बेच रहे हैं, तो उससे एसोसिएटेड जो भी कॉस्ट इनकर हुआ है, वो हम सेम पीरियड में सेम टाइम पे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे टू डिटरमाइन आवर प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट बोलता है हम जो भी ट्रांजेक्शन बुक में रिकॉर्ड करते हैं, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द मैनेजमेंट और एन अकाउंटेंट। ऑल्सो मेरा जो ट्रांजेक्शन है शुड बी सपोर्टेड बाय द वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स। हम ऐसे ही कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इट इज नेसेसरी टू हैव अ डॉक्यूमेंट वेयर एवर पॉसिबल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। पूरे अकाउंटिंग में इसका बहुत यूज होने वाला है। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अकाउंटिंग कन्वेंशन। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जस्ट वांटेड टू हाईलाइट, अगर आपको मेरे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माय क्लासेस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट or question, feel free to write an email or ask through the comment section. Thank you.